हाय, हेलो, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ और मेरा नाम है शब्द और आप देख रहे हैं केबीके यानी किस्से बॉलीवुड के, जहां मैं आपको बॉलीवुड के किस्से कहानियों से रूबरू करता हूं। 26 जुलाई 1982 इस दिन अमिताभ बच्चन मनमोहन देसाई की फिल्म कुली की शूटिंग कर रहे थे। बेंगलुरु में फिल्म का सेट लगा था। बेंगलुरु में फिल्म की शूटिंग होने की खास वजह थी कि जिस तरह के स्टेशन को कुली फिल्म में दिखाया गया है, उस तरह के स्टेशन पर शूट करने की परमिशन मुंबई में नहीं मिल पाई थी और बेंगलुरु में मिल गई थी। इसी वजह से मनमोहन देसाई अपनी पूरी यूनिट के साथ बेंगलुरु पहुंच चुके थे। वीकेंड का दिन था तो अमिताभ बच्चन ने मुंबई से जया बच्चन और अपने दोनों बच्चों अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन को बेंगलुरु बुला लिया था ताकि अगले दिन संडे को उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें। 26 जुलाई के दिन जब अमिताभ बच्चन सुबह सुबह तैयार होकर शूटिंग के लिए निकल रहे थे, तब किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आज का दिन अमिताभ बच्चन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला है। उस दिन फिल्म का सेट बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती परिसर में लगा था। अमिताभ सेट पर पहुंचे, कुली के गेटअप में आ गए। उस दिन फिल्म में खलनायक का किरदार निभा रहे पुनीत इस्सर के साथ अमिताभ का एक फाइटिंग सीन शूट होना था, जिस फाइटिंग सीन में पुनीत इस्सर को अमिताभ बच्चन के पेट में घूंसा मारना था। रिहर्सल के टाइम अमिताभ बच्चन ने पुनीत इस्सर से कहा, पुनीत, तुम्हें मेरे पेट को थोड़ा सा छूना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से अगर हवा में घूंसा मारोगे तो कैमरा इस एंगल पे है कि वो रियल नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हें मेरे पेट को हल्का सा छूना पड़ेगा, एकदम से हवा में घूंसा मत मारना। रिहर्सल हो गया, सीन ओके हो गया। जैसे ही सीन शुरू हुआ, पुनीत ने अमिताभ को घूंसा मारा। अब सीन के मुताबिक अमिताभ को पीछे हटना था, लेकिन गड़बड़ ये हो गई कि अमिताभ पीछे हटे और अमिताभ के पीछे एक लकड़ी का बोल्ट आ गया। अमिताभ उस लकड़ी के बोल्ट से भिड़ गए और भिड़कर पुनीत की ओर उछल कर आ गए, जिस वजह से पुनीत का जो घूंसा अमिताभ को हल्का सा छूने वाला था वो जोर से लग गया और इतनी जोर से लग गया कि अमिताभ बच्चन की चीख निकल गई। शॉट ओके हो गया, सबको लगा वाह क्या शॉट है, लेकिन अमिताभ के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, इतना तेज दर्द कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो बगल में जमीन पर ही जाकर लेट गए। अमिताभ को लगा कोई बात नहीं, 5-10 मिनट में दर्द ठीक हो जाएगा। स्कूल के दिनों में अमिताभ बहुत बॉक्सिंग किया करते थे, तो कभी कभार बॉक्सिंग के मैचेस में एक आध दो पंचेस पेट पे पड़ जाते थे तो उनका दर्द 5-10 मिनट में ठीक हो जाता था। इसका भी ठीक हो जाएगा, लेकिन 5-10 मिनट तो क्या 20-25 मिनट बीत गए, लेकिन इसका दर्द जा ही नहीं रहा था, अलबत्ता थोड़ा बढ़ ही जा रहा था। धीरे धीरे मनमोहन देसाई को ये बात पता लगी, फिल्म के और को एक्टर्स को ये बात पता चली। धीरे धीरे पूरे यूनिट में एक खबर फैल गई कि अमिताभ बच्चन के पेट में चोट लग गई है, जिससे उन्हें बहुत दर्द हो रहा है। मशहूर सुपरस्टार ऋषि कपूर, जिन्होंने कुली फिल्म में अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का किरदार निभाया है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में अमिताभ बच्चन के इस कुली इंसिडेंट का जिक्र किया है। ऋषि कपूर ने लिखा है कि जब ऋषि कपूर को पता लगा कि अमिताभ बच्चन के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, दर्द जा नहीं रहा है, तो उन्होंने अमिताभ बच्चन को बेनगे की ट्यूब दी थी दर्द वाली जगह पर लगाने के लिए। पहले के जमाने में बेनगे की ट्यूब आती थी जिसे लगाने पर दर्द में आराम होता था। अमिताभ ने उसे भी लगाया, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। जब आधे घंटे से ज्यादा हो गए और अमिताभ को तेज दर्द हो रहा था, दर्द बढ़ रहा था, कम नहीं हो रहा था, तब अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई से कहा कि उन्हें आज छुट्टी दे दें, उन्हें ठीक नहीं लग रहा है। मनमोहन देसाई से छुट्टी लेकर अमिताभ सेट से होटल की ओर निकले। सेट से होटल तक का 45 मिनट का उबड़ खाबड़ रास्ता अमिताभ के लिए बहुत मुश्किल था। अमिताभ किसी तरह से होटल पहुंचे और होटल के कमरे में जाकर अपने बेड पर बदहवास गिर पड़े। अमिताभ को इतना तेज दर्द हो रहा था कि वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे, उनका बोलना भी मुश्किल हो रहा था। जिस जगह पर अमिताभ के दर्द हो रहा था वो जगह हल्की सी सूज गई थी, सूजन आ रही थी और सूजन वाली जगह नीली पड़ रही थी। जया अमिताभ की हालत देख के घबरा गई। अमिताभ ने बड़ी मुश्किल से कहा, मुंबई से डॉक्टर शाह को बुलाओ और बच्चों को वापस घर भेज दो। डॉक्टर शाह अमिताभ बच्चन के पर्सनल फैमिली डॉक्टर थे। जया बच्चन ने जल्दी से स्टाफ के साथ बच्चों को मुंबई भेजा और डॉक्टर शाह को तुरंत बेंगलोर आने को कहा। इस बीच मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को वहां के 2 लोकल डॉक्टर्स को दिखाया। लोकल डॉक्टर्स ने आकर देखा और कहा कि
कोई बात नहीं, नॉर्मल चोट है, चोट का दर्द है, हम इंजेक्शन दे रहे हैं। और इंजेक्शन देकर चले गए। लेकिन अमिताभ को कोई आराम नहीं था। 26 जुलाई को चोट लगी थी। 27 जुलाई की सुबह अमिताभ बच्चन के बड़े भाई अजिताभ बच्चन के साथ डॉक्टर शाह बेंगलुरु पहुंचे। डॉक्टर शाह अपने साथ एक पोर्टेबल एक्सरे मशीन भी लाए थे। उन्होंने वहीं पर अमिताभ का एक्सरे किया। अमिताभ की बिगड़ती हालत देख डॉक्टर शाह ने वहां के एक लोकल डॉक्टर से सलाह मशवरा करके अमिताभ को बेंगलुरु के ही सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। लेकिन वहां पर भी अमिताभ की हालत कोई खास नहीं सुधर रही थी। सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में डॉक्टर जोसेफ एंथनी ने अमिताभ का इलाज किया, लेकिन फिर भी अमिताभ की हालत में कोई सुधार नहीं था। अमिताभ को अब भी लगातार बहुत तेज दर्द हो रहा था। अब तो अमिताभ काफी हद तक होश में ही नहीं थे, काफी हद तक वो बेहोश हो चुके थे। किसी को अमिताभ का यह दर्द समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए डॉक्टर शाह और डॉक्टर एंथनी ने सलाह मशवरा किया और यह तय किया कि अमिताभ को बेंगलुरु के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल से मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। लेकिन तब तक अचानक खबर मिली कि सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल में डॉक्टर हटंगडी शशिधर भट्ट आए हुए हैं। डॉक्टर हटंगडी शशिधर भट्ट इतने मशहूर डॉक्टर थे, इतने बड़े डॉक्टर थे कि उन्हें फादर ऑफ यूरोलॉजी इन इंडिया भी कहा जाता था। जय बच्चन ने डॉक्टर शाह से कहा कि अगर डॉक्टर भट्ट अमिताभ का इलाज कर दें तो हो सकता है अमिताभ की हालत सुधर जाए। डॉक्टर भट्ट ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे कि अचानक दौड़ते हुए जया बच्चन उनके पास पहुंची और जया बच्चन ने उनसे रिक्वेस्ट की कि वो 2 मिनट चलकर अमिताभ को देख लें। डॉक्टर भट्ट राजी हो गए। डॉक्टर भट्ट ने अमिताभ की सूजन वाली जगह देखी, उसको छू कर देखा और फिर अमिताभ का एक्सरे देखा। एक्सरे देखकर डॉक्टर भट्ट के होश उड़ गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया। डॉक्टर भट्ट ने कहा, आप लोग इन्हें मुंबई ले जाने की बात कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन ने कहा, हाँ जी, सोच तो रहे हैं। डॉक्टर भट्ट ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इनको तुरंत जल्दी से ऑपरेटिंग टेबल पर लेकर आइए, नहीं तो आज आप इन्हें नहीं, इनकी डेड बॉडी को लेकर मुंबई जाएंगे। सबके होश उड़ गए। हुआ क्या आखिर? दरअसल इसी सर्जरी के बाद पहली बार पता लगा कि पुनीत के उस घूंसे से अमिताभ की अतड़ियां फट चुकी थी और जहर फैल रहा था, और जहर अब शरीर के दूसरे अंगों पर हमला कर रहा था। डॉक्टर भट्ट ने उसी समय तुरंत अमिताभ की एक सर्जरी की। इस सर्जरी से इतना तो हो गया कि अमिताभ पर उस वक्त जो मौत का साया मंडरा रहा था कि अमिताभ कभी भी जा सकते हैं, वो टल गया। लेकिन कब तक टलेगा? मौत को कब तक टाला जा सकता है? आज नहीं तो कल वो आ जाएगी। इसीलिए डॉक्टर भट्ट, डॉक्टर शाह और डॉक्टर एंथनी, इन तीनों ने मिलकर सलाह की और ये फैसला किया कि अमिताभ बच्चन को बेंगलुरु के सेंट फिलोमिना हॉस्पिटल से मुंबई के बीच कैंडी हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए। लेकिन शिफ्ट कैसे किया जाए? ये 1982 का समय था। तब एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। एयर एम्बुलेंस जैसी कोई चीज ही नहीं जानता था। चार्टर प्लेन में ले जाने में बड़ी दिक्कत होती, और अगर वाया रोड ले जाने लगी तब तो रास्ते में अमिताभ की मौत ही हो जाएगी। तो किया क्या जाए? फिर इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों से बात की गई, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से बात की गई, और फिर इंडियन एयरलाइंस के अधिकारियों ने इंडियन एयरलाइंस के प्लेन में से आगे की बिजनेस क्लास की सीटों को हटाकर वहां पर मिनी आईसीयू जैसी व्यवस्था कर दी ताकि अमिताभ को आराम से ले जाया जा सके। 31 जुलाई की रात 1 बजे अमिताभ का प्लेन बेंगलुरु एयरपोर्ट से उड़ता है मुंबई एयरपोर्ट के लिए। अब तक पूरे देश में यह समाचार फैल चुका था, यह खबर फैल चुकी थी कि अमिताभ बच्चन को कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान पेट में चोट लग गई है, अमिताभ बच्चन की हालत बहुत गंभीर है, कभी भी अमिताभ बच्चन की मौत हो सकती है। मुंबई एयरपोर्ट पर विमान तकरीबन 3 बजे पहुंचा। रात के 3 बजे मूसलाधार बारिश हो रही थी। 31 जुलाई, आप समझ ही सकते हैं, मुंबई में बारिश का मौसम होता है। मुंबई की बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी। लेकिन एयरपोर्ट पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। सैकड़ों लोग केवल अमिताभ की एक झलक देखने आए थे, अमिताभ के लिए अपना सपोर्ट दिखाने आए थे। अमिताभ को वहां से एम्बुलेंस से सीधे बीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तक हरवंश बच्चन और तेरी बच्चन भी अमिताभ को देखने के लिए मुंबई पहुंच गए थे। बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स राजकुमार, राज कपूर, दिलीप कुमार, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस, बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े लिरिसिस्ट्स, बड़े बड़े राइटर्स, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां अमिताभ बच्चन को देखने के लिए बीच कैंडी हॉस्पिटल में पहुंचने लगी थी। बीच कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर एफ उड़वाविया ने अमिताभ बच्चन की एक बार फिर से सर्जरी की, लेकिन उस सर्जरी से कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि पासा उल्टा पड़ गया। जहां अमिताभ की पहले सर्जरी हुई थी, डॉक्टर भट्ट ने की थी, वहां से खून बहने लगा।
खून बहने लगा तो अमिताभ की शरीर में खून की कमी होने लगी, इसीलिए फिर अमिताभ को खून चढ़ाना पड़ा। जानते हैं अमिताभ को कितने यूनिट खून चढ़ाया गया था? आप कल्पना भी नहीं कर सकते। 60 यूनिट खून, 60 यूनिट खून चढ़ाया गया था। जब एक आदमी ब्लड डोनेट करता है तो उससे केवल 3 यूनिट खून लिया जाता है, लेकिन अमिताभ को 60 यूनिट खून चढ़ाया गया था। तभी तो तकरीबन 200 आदमी पहुंचे थे खून देने के लिए। खैर, डॉक्टरों की कोशिश जारी थी, लेकिन हालत में सुधार नहीं था। अमिताभ लगभग कोमा में थे। डॉक्टर एफ उड़वाविया ने हरिवंश राय बच्चन से कहा कि अब दवा से तो सब कुछ करके देख चुके, दुआ ही कुछ असर कर सकती है। उस वक्त के बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि पूरा मुंबई शहर अमिताभ बच्चन के लिए पोस्टरों और बैनरों से भर गया था, जिनमें लोग अमिताभ बच्चन के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, दुआ कर रहे थे। लोग अखबारों में ऐड दे देकर अमिताभ बच्चन के जल्दी स्वस्थ होने की कामना कर रहे थे, उनको दुआ दे रहे थे। मंदिरों में यज्ञ हो रहे थे, अनुष्ठान हो रहे थे, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही थी, गुरुद्वारों में अरदास हो रही थी, चर्च में प्रेयर्स हो रही थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदाना, जो हरिवंश राय बच्चन के बहुत करीबी माने जाते हैं, वो बताते हैं कि उस वक्त खाने और थोड़ा सा सोने के अलावा हरिवंश राय बच्चन अपना सारा समय रामचरितमानस पढ़ने में बिताया करती थी। जया बच्चन उस वक्त भारत के अलग अलग तीर्थ स्थानों में जाकर अमिताभ के लिए प्रार्थना करती थी, उनके लिए पूजा करवाती थी। नासिक, उज्जैन, महाकालेश्वर, तमाम तीर्थ स्थानों पर जाती थी, अमिताभ के लिए प्रार्थना करती थी, यज्ञ, अनुष्ठान, हवन करवाती थी। लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद 2 अगस्त को अमिताभ का पल्स और बीपी 0 हो गया। डॉक्टर्स ने कमरे में मौजूद सभी लोगों से कहा, ही इज क्लिनिकली डेड नाउ। अमिताभ चिकित्सीय तौर से मर चुके हैं। हड़कंप मच गया। हरिवंश राय बच्चन जो एक कुर्सी के पास खड़े थे, उस कुर्सी पर गिर पड़े। तेजी बच्चन बदहवास। अमिताभ बच्चन को समझ नहीं आ रहा था वो कहें क्या। कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था ये हुआ क्या, आखिर कोई कहे क्या कुछ। अचानक जया बच्चन कमरे में दाखिल होती है। जया बच्चन उस वक्त कमरे में नहीं थी। जया बच्चन कमरे में दाखिल हुई और जैसे ही दाखिल हुई तैसे ही उन्हें माहौल देख के लग गया कुछ बुरा हुआ क्या। उन दिनों जया बच्चन के हाथ में हमेशा एक छोटी सी हनुमान चालीसा होती थी। डॉक्टर शाह ने जया बच्चन को बताया कि अमिताभ क्लिनिकली तौर से मर चुके हैं और अब जया बच्चन आखिरी बार जाकर उन्हें देख लें, क्योंकि इसके बाद तो फिर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है। जया बच्चन सन्ना, उनके हाथ से वो हनुमान चालीसा छूटकर गिर पड़ी। दौड़ते हुए जाकर अमिताभ के सीने से लिपट गई और रोने लगी, अमित तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कमरे में मौजूद सारे लोग सर नीचा किए हुए खड़े थे। अचानक अमिताभ का एक अंगूठा हिला। ये बात सबसे पहले जया ने देखी, लेकिन जया को लगा कि ये उनका भ्रम है। लेकिन अचानक उन्होंने देखा फिर से अंगूठा हिला। जया ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, देखो वो मरा नहीं, वो जिंदा है, अमित जिंदा है, उसका अंगूठा हिला, मैंने देखा। कमरे में मौजूद जितने भी लोग थे, सब नीचा किए खड़े थे, सबने जया की ओर देखा। फिर सबने देखा कि हाँ सच में अमिताभ का अंगूठा हिल रहा है। डॉक्टर्स की आंखें चमक उठी। डॉक्टर्स फिर से कोशिश करने लगे कि अमिताभ को किसी तरह से होश में ले जाया जा सके, क्योंकि अब डॉक्टर्स ये समझ चुके थे कि इसका मतलब अमिताभ में जान अभी भी बाकी है, जान निकली नहीं है। कमरे में मौजूद सारे लोग अमिताभ के लिए चीयर्स करने लगे, अमिताभ अमिताभ अमिताभ, ताकि अमिताभ को होश आ सके। और 4-5 मिनट के बाद अमिताभ ने धीमे से अपनी आंखें खोल दी और सबको हैरानी से देखने लगे। हरिवंश राय बच्चन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तेजी बच्चन मुस्कुरा पड़ी। जया बच्चन ने अपनी आंख से जल्दी से आंसू पोंछा और हंसते हुए अमिताभ के सीने से लिपट गई। हालांकि डॉक्टर्स ने उन्हें फिर ऐसा करने से मना किया कि अभी ये ठीक नहीं है। हरिवंश राय बच्चन आगे आए, उन्होंने अमिताभ के माथे पर हाथ फेरा। तेजी बच्चन आगे आई, उन्होंने अमिताभ का माथा चूमा। कमरे में खुशी की लहर दौड़ गई। शाम होते होते देश के सभी इवनिंग एडिशंस के न्यूज़पेपर्स में ये खबर छपी, अमिताभ बच्चन ने दी मौत को मात, अमिताभ बच्चन ने दी मौत को मात, अमिताभ बच्चन मौत से लड़कर वापस लौटे, अमिताभ बच्चन मौत से लड़कर वापस लौटे। अमिताभ बच्चन ने आखिर जिंदगी और मौत में जंग जीत ली थी। अमिताभ बच्चन की जीत हुई थी और जिंदगी उन्हें वापस मिल गई थी। इसके बाद 4 अगस्त को एक ऐसी घटना घटती है जिससे सारे देशवासी हैरान हो जाते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी बचपन के दोस्त थे। कभी इन दोनों की दोस्ती पर वीडियो बनाऊंगा। आज अमिताभ बच्चन का कुली इंसिडेंट। राजीव गांधी अमिताभ बच्चन से मिलने पहुंचते हैं। दरअसल राजीव गांधी इंदिरा गांधी के साथ
अमेरिका के सरकारी दौरे पर जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि अमिताभ की हालत ऐसी है, वो तुरंत दौरा कैंसिल करके वापस लौट आए और अमिताभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। अब इंदिरा गांधी चूंकि प्राइम मिनिस्टर थी तो वो अपना दौरा रद्द नहीं कर सकती थी, वो अमेरिका गई, लेकिन जैसे ही 8 अगस्त को वापस इंडिया लौट के गई, सबसे पहले दिल्ली नहीं गई, मुंबई पहुंची। मुंबई में ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अमिताभ को देखने पहुंची। अमिताभ और इंदिरा की बॉन्डिंग बचपन से ही बहुत थी, अमिताभ इंदिरा को बहुत मानते थे, इंदिरा भी अमिताभ से बहुत प्यार करती थी। जब इंदिरा गांधी ने अमिताभ बच्चन का ये हाल देखा कि मशीन्स लगी हुई हैं, गले को चीर के सांस लेने की मशीन बनी गई है, हर जगह मशीन, एकदम बेबस हाल में बेड पे पड़े हुए हैं, तो इंदिरा की आंख में आंसू आ गए। और खास तौर से इंदिरा तब अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई जब अमिताभ ने उनसे रूंधी हुई आवाज में कहा, आंटी मैं सो नहीं पाता, मुझे रात भर नींद नहीं आती। इंदिरा ने भी बड़ी रूंधी आवाज में कहा, कोई बात नहीं बेटा, होता है, मैं ही कई बार रात में नहीं सो पाती, मुझे ही कई बार रात में नींद नहीं आती, इसमें क्या है, आ जाएगी नींद, आ जाएगी। माखनलाल फोतेदार इंदिरा गांधी के सहयोगी थे, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी द चिनाब लीव्स में अमिताभ बच्चन के स्कूली इंसिडेंट का जिक्र किया है। उसमें उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी ने अपने पर्सनल पंडित हरसुख से अमिताभ बच्चन के स्वास्थ्य के लिए एक पूजा करवाई थी और पंडित हरसुख से ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अमिताभ को एक तावीज भिजवाई थी, तावीज जिसे अमिताभ अपने तकिए के नीचे रखकर सो सकते थे। इंदिरा का मानना था कि अगर उस तावीज को अपने तकिए के नीचे रखकर अमिताभ उस पर सोएंगे तो अमिताभ को अच्छी नींद आएगी। अमिताभ को तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में रहना पड़ा। 24 सितंबर की दोपहर जब अमिताभ बच्चन ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल से बाहर निकले, तब ऐसा नजारा दिखा कि दिल खुश हो गया। 2 महीने बाद अमिताभ बाहर का नजारा देख रहे थे और बाहर सैकड़ों लोग अमिताभ बच्चन के लिए लॉन्ग लिव अमिताभ बच्चन के नारे लगा रहे थे। अमिताभ बच्चन हाथ हिलाते हुए ब्रीच कैंडी से बाहर निकले, अपने घर पहुंचे, जहां हरिवंश राय बच्चन अमिताभ बच्चन का स्वागत करने के लिए खड़े थे। जैसे ही अमिताभ पैर छूने के लिए नीचे झुके, अमिताभ को लगा कि उनके सर पे कुछ गीली बूंदें टपक पड़ी। अमिताभ ने सर ऊपर उठाया तो देखा कि पहली बार जिंदगी में उन्होंने हरिवंश राय बच्चन को रोते देखा था। हरिवंश राय बच्चन उस दिन बहुत इमोशनल हो गए थे, उनका बेटा जिंदगी की जंग जीत कर आया था। उसके बाद कई महीनों तक 24 नवंबर को अमिताभ घर आ गए थे, लेकिन शूटिंग नहीं शुरू की उन्होंने। कई महीनों तक अमिताभ बच्चन ने घर पे आराम किया, बेड रेस्ट लिया। उसके बाद 7 जनवरी 1983 को अमिताभ बच्चन फिर से शूटिंग करने पहुंचे, फिर कुली के सेट पर। शूटिंग की शुरुआत उन्होंने कुली से ही की। हालांकि इस बार कुली का सेट बेंगलोर यूनिवर्सिटी के ज्ञान भारती परिसर में नहीं, मुंबई के चांदीवली स्टूडियो में लगा था। जब अमिताभ बच्चन अपने घर से गाड़ी से कुली के सेट पर जाने के लिए निकले, दसियों फोटोग्राफर्स उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे, क्योंकि उन्हें फोटोग्राफ लेनी थी अमिताभ बच्चन के सेट पर फिर से शूटिंग करने की। जैसे ही अमिताभ बच्चन ने कुली के गेटअप में आके पहला शॉट दिया, तुरंत सारे कैमरे चमक उठे और फिर जो फोटो खींची वो सारे न्यूज़पेपर्स और फिल्मी मैगजीन्स की कवर फोटो बन गई। अब कुली के बारे में एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये कुली वो कुली नहीं जिसे मनमोहन देसाई बनाना चाहते थे। ये कुली ना होती अगर अमिताभ बच्चन का वो कुली वाला एक्सीडेंट ना होता। अब आप कहेंगे, हैं ये कुली ना होती अगर अमिताभ बच्चन का वो कुली वाला एक्सीडेंट ना होता, मतलब ये कि कादर खान और प्रयागराज ने कुली फिल्म की जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उस स्क्रिप्ट के मुताबिक फिल्म के अंत में इकबाल को मरना था। फिल्म के अंत में अमिताभ का किरदार इकबाल मर जाता है, लेकिन अमिताभ के इस कुली एक्सीडेंट वाले पूरे बवाल के बाद डायरेक्टर मनमोहन देसाई के दिमाग में यह आइडिया आया कि अब इतने सारे बखेड़े के बाद ऑडियंस फिल्म में अमिताभ को मरते देखना पसंद नहीं करेगी। इसीलिए उन्होंने एन वक्त पर फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया और क्लाइमैक्स बदल कर कुछ यूं कर दिया कि इकबाल को गोली तो लगेगी, लेकिन इकबाल मरेगा नहीं, गोली निकल भी जाएगी, इकबाल जिंदा बच जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि अगर अमिताभ बच्चन का वो कुली वाला एक्सीडेंट ना होता तो ये कुली ना होती। इस कुली के अंत में इकबाल जिंदा न बचता, मर जाता। तो खैर, ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, जब भी कभी फिल्मी वीडियो को देखने का मन हो तो इस चैनल पर जरूर आइए।